तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज है 27 अप्रैल 2021। जैसा कि आपको पता है, कल शाम में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया। मैं इसलिए लिख रहा था ये टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021। आप लोगों को मजाक लग रहा था, राइट? मैंने बताया नहीं था, राइट? सॉरी। पर ये अंडरस्टूड था। जिनको समझना था वो समझ चुके थे कि नोटिफिकेशन तो आएगा। बिकॉज पीएम मोदी ने अपनी हर मीटिंग में साफ साफ बोला था, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर लॉकडाउन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लॉकडाउन से बच पाए, राइट? तो अगर आपके कंट्री का पीएम ये बोल रहा है कि हम लॉकडाउन से खुद को बचाना चाहते हैं, इट मीन्स ही वांट कि सारी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें। और जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये भी उसी का एक पार्ट है। तो ये तो एग्जाम होना ही था, ये आप सबको पता था। जिन लोगों को नहीं पता था वो थोड़ा सा आराम से बैठे हुए थे, पर जिनको समझ में आ गई थी वो पढ़ रहे थे, राइट? आई होप सो आप उस कैटेगरी में होंगे जो पढ़ रहे होंगे। वरना आज से शुरू कर दीजिए। आपको पता है मैं डेली वीडियोस ला रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की, क्योंकि मुझे पता है करंट अफेयर्स में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है वो बैंकिंग कवर करता है। भले कोई कुछ भी बोल दे, करंट कवर करता है, ये कवर करता है, वो कवर करता है, पर मैं पिछले 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन बैंकिंग अवेयरनेस कवर करता है। हाँ, वही बैंकिंग जिसको आप करंट भी बोल देते हो, क्योंकि वो बैंकिंग न्यूज में होती है उस समय, बट वो एक्चुअली में बैंकिंग अवेयरनेस होती है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना पहला। एक मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। यस, ठीक है। तो IFSCA अलाउड NBFCs इन्वेस्टमेंट इन गिफ्ट सिटी। ओके, तो IFSCA आप सबने पढ़ा है क्या है? IFSCA इज बेसिकली, IFSCA है क्या बताइए? सबसे पहले मुझे आप बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है तो IFSCA आखिर है क्या? कितने लोग जानते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट कीजिए। और ऐसे वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना, काम नहीं चलता है, पता है आपको? आपको पढ़ना तो पड़ेगा, देयर इज नो एनी ऑप्शन हियर। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो IFSCA चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, ठीक है? अभी मैं बस लाइव की वो नहीं है, आई मीन आई डोंट हैव द लाइव ऑप्शन, क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे पास उतने व्यूज नहीं है कि मुझे लाइव अलाउड हो। तो IFSCA बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म रट लेना, माइट भी पूछ ले, माइट भी ना पूछे। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी अलाउड द एनबीएफसीज। एनबीएफसी का तो अब आता होगा यार, ये मत बोलना ये भी नहीं आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, राइट? बोथ लोकल एंड ग्लोबल टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन गुजरात गिफ्ट सिटी टू इनेबल द लोकल एनबीएफसीज टू गेट ग्लोबल एक्सपोजर। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि आईएफएससी ने अलाउ कर दिया है किसको? एनबीएफसीज को। आईएफएससी फिर से बता रहा हूं आपको फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, इन्होंने अलाउ कर दिया है किसको? एनबीएफसीज को, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। बोथ, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो इंडियन लोकल हो, या फिर वो ग्लोबल हो, दोनों को उन्होंने अलाउ कर दिया है कि नाउ यू कैन ऑपरेट इन गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक है, क्यों ऐसा किया है? ताकि टू इनेबल द लोकल एनबीएफसीज, ताकि जो लोकल एनबीएफसीज हैं उनको ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके, राइट? तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे इंडिया की जो लोकल एनबीएफसीज होगी उसको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और वो ग्रो कर पाएंगे अच्छे से, राइट? ऑपरेशंस लाइक प्रोवाइडिंग लोन्स, इन्वेस्टमेंट operations like providing loans, investment banking, exotic derivative trade, third party product sale are permitted for NBFCs। NBFCs को पहले तो अलाउ किया गया कि आप गिफ्ट सिटी में ऑपरेट कर सकते हैं। अब उनको काम भी बता दिया गया है बेसिकली कि आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला है कि आप लोन्स दे सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, आप एग्जॉटिक डेरिवेटिव ट्रेड चला सकते हो, और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो। ये सब एनबीएफसीज को अलाउ कर दिए हैं गिफ्ट सिटी में करने के लिए, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव टैक्स regime, ओनरशिप एंड एबिलिटी टू repatriate फंड्स फ्रीली। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो टैक्स regime होता है ना, टैक्स पेमेंट वाला, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, राइट? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, यू कैन पे इन 3 और 4 इंस्टॉलमेंट्स। आप ऐसे पे कर सकते हो, आप अलग अलग 3-4 मोड्स गवर्नमेंट ने इसमें इनेबल किए हैं जिसके थ्रू आप पे कर सकते हो।
तो इससे क्या होगा, जो बर्डन होगा ना बेसिकली बिजनेसमैन पे वो कम पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, वो बंदा अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, अपने बिजनेस को फ्लरिश कर पाएगा, और उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, राइट। तो ये बोला गया फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव टैक्स regime, ownership and ability to repatriate funds freely, okay, ownership and ability to repatriate funds freely, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ओनरशिप मिलेगी आपको, और अच्छे से आप काम कर पाओगे, आपका फंड्स फ्रीली आप इधर उधर यूज कर पाओगे, राइट, अलग अलग चीजों में जहां पे आपको फायदा दिख रहा है। तो दिस विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। स्टैंडर्ड चार्टर्ड एसबीआई बैंक, ओके, अब आपको बता देता हूँ वहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऑपरेटिव हैं ऑलरेडी अभी तक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये एक इंटरनेशनल बैंक है, ये वहां पे ऑपरेटिव है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों इंडिया की नेशनलाइज्ड बैंक है, सरकारी बैंक है, ये दोनों वहां ऑपरेटिव है। और प्राइवेट में एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक्स आर आल्सो ऑपरेटिव देयर, ठीक है, इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो ये पहला सवाल था। इसमें पूरा पूरा निचोड़ इसका ये है बेसिकली कि आईएफएससीए ने दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने एनबीएफसीज को अप्रूव कर दिया है कि दे कैन ऑपरेट इन गिफ्ट सिटी, वेदर इट्स लोकल एनबीएफसी और अ नेशनल एनबीएफसी और अ ग्लोबल एनबीएफसी। कोई भी एनबीएफसी हो वो ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इंडिया की जो लोकल एनबीएफसी हो उसको ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर मिल सके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंश्योरेंस गेट नॉड to invest in debt secured debt instruments of INVITS and REITs, ठीक है। बेसिकली इंश्योरेंस जो है उनको अप्रूवल मिल गया है, राइट, सॉरी। तो इंश्योरेंस को अप्रूवल मिल गया गेट नॉट टू इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकें। किसके डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे वो लोग? तो INVITs के और REITs के, ठीक है। अब सवाल है ये है क्या? तो यही चीजें मैंने आपको डिटेल में नीचे समझाई है। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, जो कि इंश्योरेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है, जैसे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को IRDAI रेगुलेट करता है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया allowing insurers on Thursday to invest in debt securities issued by Infrastructure Investment Trust, that is INVITs, Infrastructure Investment Trust, and Real Estate Investment Trust, is expected to improve the overall yield of the portfolios held by the firms, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रूव कर दिया, अलाउ कर दिया है, ठीक है, इंश्योरर्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज INVITs में, और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उससे उनकी हालत ठीक हो, उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो, और उनको अच्छा अच्छा रिटर्न मिल सके, पोर्टफोलियो उनकी मजबूत हो, राइट। तो इस ऐसा किया गया है। The nod came after IRDAI had allowed insurers in March to invest in the units of such pooled investment vehicles. Okay, ये कब आया है? ये तब आया है जबकि IRDAI ने हाँ बोल दिया था किसको, इंश्योरेंस को, कब? मार्च में, टू इन्वेस्ट इन द यूनिट्स ऑफ सच पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब चार पांच पार्टनर मिलके एक कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वैसे बिजनेस को भी आप इंश्योर कर सकते हो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के थ्रू, राइट। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस ओपन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी उसको इंश्योर नहीं कर पाती, तो वो चार पांच अलग अलग कंपनियां आके उसको इंश्योर करती हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मान के चलिए एक कोई सबमरीन है, या फिर एक कोई शिप है, वॉरशिप है, जिसकी टोटल प्राइस 5,000 करोड़ है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अकेले 5,000 करोड़ का नुकसान नहीं झेलना चाहती है अगर कुछ हो जाए उस शिप को। तो वो क्या करती है, अलग अलग चार पांच कंपनियों को ले आती है, वेदर इट्स री इंश्योरर और इंश्योरर, और उनको बोलती है कि चलो ये 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये हम आपस में मिलकर बांट लेते हैं, राइट। तो जब ये आएगा, ऐसा कुछ होगा, तो हम मिलके पे कर देंगे, राइट। तो ये होता है बेसिकली। The move gives insurance companies an additional opportunity to invest in top-rated infrastructure assets by their very nature of business. Okay, ये जो move है ये क्या करेगा? ये इंश्योरेंस कंपनीज को एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भैया ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय देयर वेरी नेचर ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस में कोई भी चेंजेस लाए बगैर, अपने बिजनेस के नेचर में कोई भी चेंजेस लाए बगैर, आप ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चल रही है, बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज बन रही हैं, घर बन रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है।
Insurance companies are long-term players and hence ideal candidates for investment in long-term infra projects. ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनीज आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स. इंश्योरेंस कंपनीज जो है हमेशा लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं. वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बेसिकली इन्वेस्ट करती हैं. चाहे आप इंश्योरेंस पॉलिसीज लें, आप होल लाइफ पॉलिसी लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप घर पे लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो लंबी चीजें होती है, राइट. इंश्योरेंस पॉलिसीज आप किसी को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इंश्योर करते हो, किसी को आप फुल लाइफ पॉलिसी देते हो. बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं जो लंबे टर्म के लिए होती हैं. छोटे टर्म के लिए पॉलिसीज बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं, राइट. तो यही एक वजह है जिसके लिए बोला गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज आर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स एंड हेंस आइडियल कैंडिडेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. इसलिए वो आइडियल कैंडिडेट है कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो है उसमें वो बड़े प्यार से इन्वेस्ट कर सकती है, बिकॉज they have they have that kind of experience of having a business which is long term. ठीक है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता है इंश्योरेंस सेक्टर में. ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से इस फील्ड में काम कर पाएगी. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्लाइड. आरबीआई अलाउज कमर्शियल बैंक टू पे अप टू 50% ऑफ प्री कोविड डिविडेंड्स. ठीक है, अब देखिए खबर ये क्या है, बहुत अच्छी खबर है. खबर सिर्फ इतनी सी है कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है किसको, अपने कमर्शियल बैंक को, कि अगर वो चाहें तो 50% ऑफ कोविड डिविडेंड्स जो है, जितना उनको डिविडेंड बांटना है, अगर अगर उनकी बैंक प्रॉफिट में है तो उसका 50% ही बांट सकते हैं कोविड को देखते हुए. ठीक है, सरकार ने ऐसा बोला है कि कोविड जैसी सिचुएशन है उसको देखते हुए बैंक्स पे लोड बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने बोला कि आपको जो डिविडेंड्स बांटनी है अपनी कोविड से पहले प्री कोविड डिविडेंड, वो आप आधी 50% ही बांटो, या 50% बांट सकते हो, उससे ज्यादा बांटने की जरूरत नहीं है. So the Reserve Bank of India on Thursday relaxed the dividend payout norms of commercial banks and allowed them to pay up to 50%. 50% तक. कोई कंपनी चाहे तो 20% दे सकती है, कोई कंपनी चाहे तो 5% भी दे सकती है, राइट. बट बोला गया है कि 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते हो. Thursday relaxed the dividend payout norms of commercial banks and allowed them to pay up to 50% of what they paid before. जितना उन्होंने पहले पे किया है उसका 50%. ठीक है, कोविड फ्रॉम द प्रॉफिट्स फॉर द फिस्कल एंडेड मार्च 31 मार्च 31 2021 तक जितना आपने पहले पे किया है उसका 50% आप चाहो तो पे कर सकते हो. For financial year 20, the RBI had asked banks not to make any dividend payment on equity shares from the profit in view of the ongoing stress and heightened uncertainty on account of COVID-19. फाइनेंशियल ईयर 2021 में द आरबीआई हैज आस्क्ड बैंक्स, आरबीआई ने बैंक को बोला है कि नॉट टू मेक एनी डिविडेंड पेमेंट, कोई भी आपको डिविडेंड पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. किसके ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर. ठीक है, फ्रॉम द प्रॉफिट इन अ व्यू ऑफ द ऑनगोइंग स्ट्रेस, जो आपको अभी भले प्रॉफिट हुआ हो पर कोविड सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने बोला कि आपको इक्विटी शेयर के ऊपर कोई भी पेमेंट करने की, डिविडेंड की जरूरत नहीं है. ये आरबीआई ने बोला है. HDFC Bank had last week decided not to pay any dividend on the basis of the previous year's RBI directive. और HDFC ने लास्ट ईयर के डायरेक्शन के हिसाब से ही ये तय कर लिया था कि वो किसी भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं करेगी. HDFC Bank has last week decided not to pay any dividend on the basis of the previous year's RBI directive. Banks may pay dividend on equity shares. Banks जो है वो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे कर सकती है फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31 2021. ठीक है, बैंक्स में पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, बैंक वाले डिविडेंड पे कर सकती है इक्विटी शेयर्स पे फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31 2021. मार्च 31 2021 तक अगर उनको कोई प्रॉफिट हुई है तो वो उसमें से डिविडेंड पे कर सकती है, बट उसकी भी लिमिट 50% से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये थी आज की 3 खबरें बैंकिंग की. अब चलते हैं क्विक न्यूज की तरफ. मैंने आपको बताया था क्विक न्यूज का एक नया सेगमेंट शुरू किया है मैंने, और इसमें आपको ऐसी सारी खबरें जो मुझे लगता है छूटनी नहीं चाहिए, आपको एक बार देख लेनी चाहिए, जिससे एग्जाम्स में सवाल आते हैं. तो फिर मैंने ये सेगमेंट शुरू किया. आई होप आपको पसंद आ रहा है. ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं. इसमें भी टोटल 5 खबरें हैं. यूपी बैग्स ई पंचायत पुरस्कार 2020-2021 एफर्ट्स टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ रूरल एरियाज. उत्तर प्रदेश हैज वॉन द ई पंचायत पुरस्कार. ठीक हो, देखो बेसिकली है हुआ क्या है, यूपी सरकार ने जो गांव के एरिया है ना, उनकी बेटरमेंट के लिए, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड सुधारने के लिए, वहां पे चीजें अच्छी करने के लिए बहुत काम किया था. ठीक है, तो इन सारे कामों की वजह से यूपी को ई पंचायत पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है. ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा काम योगी आदित्यनाथ ने गांव के क्षेत्रों में किया है वैसा किसी भी राज्य और ने नहीं किया है, इसलिए ये यूपी को ई पंचायत पुरस्कार 2021 दिया गया.
Arun Raste named as Arun Raste named new MD and CEO of NCDX. NCDX क्या है? That is National Commodity and Derivatives Exchange और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो है उसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अरुण रस्ते. अरुण रस्ते विल बी इट्स नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल के लिए बनाए गए हैं एनसीडीएक्स के. तो एनसीडीएक्स दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं अरुण रस्ते. राफेल नडाल saved one championship point on Sunday to defeat Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-7, 7-5 and collect a record extending 12th Barcelona Open Banks Sabadell Trophy. ओके बेसिकली खबर इसमें सिर्फ इतनी सी याद रखना. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों लिया मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ. क्योंकि ये 1 दर्जन हो गए हैं इसके. ठीक है, ये 12वां बार्सिलोना ओपन था जो राफेल नडाल ने जीता है. ठीक है, 12 इसने टोटल अपनी जिंदगी में 12 बार्सिलोना ओपन जीते हैं. इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इस सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बार्सिलोना ओपन इस बार का राफेल नडाल ने तो जीता है, पर ये उन्होंने टोटल कितनी बार जीता है बार्सिलोना ओपन. तो ये 12 बार 12 टाइम्स बार्सिलोना ओपन उन्होंने जीता है. हाँ, अब सवाल इसमें ये भी बनता है कि हराया किसको था उन्होंने. तो उन्होंने हराया था स्टेफेनोस सित्सिपास को 6-7, 6-7, 6-4, 6-7, 7-5 से. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खबर सिर्फ इतनी सी कि राफेल नडाल ने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन जीत लिया है. किसको हरा के? स्टेफेनोस सित्सिपास को. स्टेफेनोस सित्सिपास को हरा के इन्होंने बार्सिलोना ओपन 12वीं बार जीत लिया है. पंडित राजन मिश्रा पासेस अवे. पंडित राजन मिश्रा कौन थे? पंडित राजन मिश्रा जो थे एक एक्लेम्ड बनारस घराना के सिंगर थे. बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर थे पंडित राजन मिश्रा. ये एक पद्म भूषण अवार्डी हैं, याद रखना. पंडित राजन मिश्रा जो कि अक्लेम्ड बनारस घराना के एक्सपोनेंट थे. लॉस विल बी कीनली फेल्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत जानकार थे. ठीक है, बनारस घराना से आते थे पंडित राजन मिश्रा. इनका देहांत हो गया है. ठीक है, और ये पद्मश्री अवार्डी भी थे, पद्म भूषण अवार्डी थे, पद्मश्री नहीं पद्म भूषण. वेटरन इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति सनातनम पासेस अवे. तो कृष्णमूर्ति सनातनम ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और ये भी पद्म भूषण अवार्डी थे, पद्म भूषण अवार्डी थे. इनका भी देहांत हो गया है अभी. बेसिकली ये 2 मैंने और भी चीजें इसमें ऐड की हैं. आई होप आपको पसंद आई होगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बने रहिए. मैं आपको बता रहा हूँ इतने जितने मैं आपको करवा रहा हूँ इससे बाहर बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ नहीं आएगा. आपको पता है 31 जुलाई को आपका SBI क्लियर का मेंस लगा हुआ है. वैकेंसीज आपको पता है कम आई है. मैं आपको पहले बता देता हूँ 90% बच्चे प्री में छट जाएंगे. ठीक है, प्री में इस बार प्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं. वैकेंसीज इतनी कम है, राइट. और मेंस में जो बच्चे पहुंचेंगे मैं उनको पहले बता देता हूँ. जितना आपके स्टेट का कट ऑफ गया है ना उसमें 10 से 15 नंबर ऐड कर लीजिए. कट ऑफ बढ़नी तय है चाहे पेपर कैसा भी आए, कितना ही टफ पेपर क्यों ना है. जिसकी स्टेट की कट ऑफ 75 गई है यू शुड प्रिपेयर फॉर 90-95 मिनिमम. इतनी कट ऑफ जाएगी क्योंकि आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स, आंध्रा हो गई, बिहार हो गई, झारखंड हो गई, और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे वैकेंसीज निल हैं, जीरो हैं. वो बच्चे कोई नहीं छोड़ता भाई एग्जाम में. आपको बताया तो बिहार, झारखंड वाले, आंध्रा वाले सब अपने अपने नजदीकी स्टेट में जाके एग्जाम देंगे. ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि कट ऑफ बहुत जल्दी आने वाली है. ठीक है, अभी से तैयारी कर लीजिए. मैं आपको बता रहा हूँ बैंकिंग की इससे बेहतर क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी. ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी चीज़ें. चलिए, थैंक यू सो मच.